हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोगों ने अध्ययन किया था। मुख्यतः दो प्रकार के बताए गए थे और वह कौन कौन सा होता है। तो पहला प्रकार बताया गया था मूल स्वर और दूसरा प्रकार बताया गया था संधि स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत बताया गया था कि कौन कौन से स्वर आते हैं। तो अ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो यह भी बताया गया था। अगर संयुक्त स्वर को परिभाषित करना होगा तो हम कह सकते हैं कि वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत उदाहरण या जैसे अगर आपको बताया जाएगा तो आप कह सकते हैं अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर औ। ये सब क्या है तो संयुक्त स्वर है। लेकिन संयुक्त स्वर जो होता है इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है और वह कौन कौन सा दो भाग है तो एक गुण स्वर है और जो दूसरा प्रकार है उसे क्या कहा जाता है तो वृद्धि स्वर कहा जाता है। गुण स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, वृद्धि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार का, एक मूल स्वर है, संधि स्वर है दूसरा। मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं तो अ, ई, उ और री। अर्थात कितने स्वर हुए, कितने स्वर हुए तो 4 स्वर हुए। ठीक है ना। और संधि स्वर, संधि स्वर के अंतर्गत जैसे यदि आपसे पूछ देगा तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है तो संधि स्वर है। ये सब क्या है संधि स्वर है। और संधि स्वरों की जो संख्या है कितनी है तो 7 है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये सब क्या है तो संधि स्वर के उदाहरण के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। लेकिन संधि स्वर जो होता है दो भागों में विभाजित किया गया है, दीर्घ स्वर और जो दूसरा प्रकार है संयुक्त स्वर। यदि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपसे उदाहरण में पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से स्वर आते हैं तो आप बताएंगे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है तो दीर्घ स्वर है। ये सब क्या है दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की परिभाषा बताया जाए कि वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे में यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है तो आप बताते हैं अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर औ। ये सब क्या है तो संयुक्त स्वर है। ठीक है ना। ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन सा ए, ओ, औ। संयुक्त स्वर है 4 है संख्या में। कितने हैं तो 4 है। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था, लेकिन एक बार रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने पॉइंट पे। गुण स्वर जो होता है, संयुक्त स्वर के दो प्रकार बताए गए, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, गुण स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो आपका उत्तर होगा ए और ओ। और वृद्धि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा ए और औ। ये सब क्या है तो वृद्धि स्वर है। ए और क्या है वृद्धि स्वर है। गुण स्वर में ए और ओ क्या है गुण स्वर है। ये उदाहरण आप बता सकते हैं। लेकिन हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम लोगों का हेडिंग रहेगा जाति के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया और बताया गया कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। और कौन कौन सा प्रकार होता है? तो सवर्ण, सवर्ण जिसको आप सजाति वर्ण के नाम से भी जानते हैं, सजाति स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा प्रकार है उसे क्या कहेंगे आप? विजातीय स्वर। ये जो है किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है स्वर का? तो जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। यदि आपको परिभाषित करने के लिए कहा जाए कि सवर्ण स्वर किसे कहते हैं या सजाति स्वर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जो एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सवर्ण कहा जाता है। वे स्वर जो एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है ना। यानी सवर्ण या सजाति स्वर की परिभाषा हमने जाना कि वे स्वर जो एक समान उच्चारण स्थान से क्या किए जाते हैं? उच्चरित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सजाति स्वर कहा जाता है या सवर्ण स्वर कहा जाता है। यदि आपसे जैसे में पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं कि अ और आ ये क्या है? एक समान उच्चारण स्थान से ये स्वर उच्चरित किए जाते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको पता है कि अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? तालव्य बताएंगे। क्या बताएंगे? तालव्य बताएंगे। ये सब क्या है? एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित किए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? सजाति स्वर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो सजाति स्वर कहा जा रहा है। और उ ये हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। इसका जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा? ओष्ठ होगा। यानी ह्रस्व उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। यानी एक समान उच्चारण स्थान से क्या किए जा रहे हैं? उच्चरित किए जा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने कहा कि यह क्या है? सजाति स्वर है, जिसे आप सवर्ण स्वर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार है विजाति स्वर, विजाति स्वर को यदि परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित किए जाते हैं उन्हें विजाति स्वर कहा जाता है। वे स्वर जो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं उन्हें विजाति स्वर कहा जाता है। जैसे में आप क्या बताएंगे विजाति स्वर के अंतर्गत? तो आप कह सकते हैं जैसे अ और ई। अ का देखा जाए उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और ई का उच्चारण स्थान देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका तालव्य हो जाएगा। यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। इसी दृष्टिकोण से इन्हें विजाति स्वर कहा जाता है। यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तो तालु हुआ। उसी प्रकार आप कह सकते हैं उ और ई। उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने यही जाना कि वे स्वर जो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? असवर्ण कहा जाता है या विजाति स्वर कहा जाता है। जैसे में अ और ई। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है।
इसी दृष्टिकोण से इन्हें बी जाति स्वर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से बी जाति स्वर है, पहला ऑप्शन आपसे कर देता है अ आ, दूसरा ऑप्शन ई, यानी कहने का मतलब क्या है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक है ना, ह्रस्व अ और दीर्घ अ। तीसरा जो ऑप्शन होगा उ और उ, यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ। चौथा ऑप्शन जो होगा अ और ई। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं बी जाति स्वर। चूंकि आपको बताया गया बी जाति स्वर वे स्वर होते हैं जो एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित नहीं किए जाते हैं, यानी अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित किए जाते हैं, उन्हें बी जाति स्वर कहा जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बता सकते हैं अ का विकंठ होता है उच्चारण स्थान, आ का विकंठ होता है उच्चारण स्थान, तो ये नहीं होगा, यानी असजाति हो जा रहा है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है बी जाति, ठीक है ना। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और इसको दीर्घ ई कह सकते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, तालु होता है, ठीक है ना। उ का उच्चारण स्थान और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, दोनों समान है, यानी सजाति स्वर है। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है बी जाति स्वर, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा अ और ई। कहने का मतलब अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है या तालु होता है। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि अ और ई जो है यह क्या है, बी जाति स्वर है। क्या है, बी जाति स्वर है। यानी हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और यह जो वर्गीकरण किया गया था जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार का, स्वजाति स्वर और दूसरा जो है बी जाति स्वर, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है तीन प्रकार का किया गया है। कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है। और कौन कौन सा प्रकार होता है तो आप बता सकते हैं। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर होता है, तीसरा जो प्रकार होता है प्लुत स्वर होता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, ठीक है ना, और प्लुत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी दृष्टिकोण से आप इसे क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए ह्रस्व स्वर को परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाएगा, ह्रस्व स्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो ह्रस्व स्वर कहा जाएगा, ठीक है ना। परिभाषित कर रहे हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, तो अ, ई, उ और री। यानी हम लोगों ने यही देखा कि ह्रस्व स्वर का जो उदाहरण रहेगा अ, ई, उ, री, ठीक ना। तो आप पढ़े पहले भी मूल स्वर भी चार ही होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, चार ही होते हैं। और मूल स्वर कौन है, अ, ई, उ, री। और यहाँ पर ह्रस्व स्वर भी पढ़ रहे हैं, कितने होते हैं, तो अ, ई, उ, री, ठीक है ना। दूसरा जो प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को यदि परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में
दो मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे तो आप बता सकते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। देख रहे हैं आप कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत उदाहरण कौन कौन से इसमें स्वर आते हैं। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात दीर्घ स्वरों की भी संख्या कितनी हुई? तो 7 हुई। कितनी हुई? 7 हुई। आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ? तो 7। यानी दीर्घ स्वर कितने हुए? 7 हुए। तीसरा जो प्रकार है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं अपना ये जो है कौन सा स्वर है? तो प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है? तो प्लुत स्वर है। और इसकी आकृति आप जानते हैं कि ऐसे ही बनाया जाता है, प्लुत स्वर। ये भी क्या है? तो प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर को हमने परिभाषित किया कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर के अंतर्गत जैसे ओम लिखते हैं तो ओम में क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक है ना। यदि ओम का उच्चारण किया जाएगा तो थोड़ा देर समय तक किया जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं ओम, अर्थात इसी तरह आप क्या कर सकते हैं? इसका उच्चारण कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने पढ़ा है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के? मुख्यतः तो 3 प्रकार के। पहला कौन सा प्रकार है? तो ह्रस्व स्वर है। दूसरा कौन सा प्रकार है? तो दीर्घ स्वर है। और तीसरा कौन सा प्रकार है? तो आप बता सकते हैं प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत वही जो मूल स्वर के उदाहरण थे वही इसमें भी आएंगे, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे परिभाषित करना होगा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का क्या लगता हो? समय लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी 7 हुए दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। आप देख सकते हैं ओम लिखा गया है। ठीक है ना। इसकी आकृति ऐसे भी बनाई गई है। तो ये सब क्या है? प्लुत स्वर है। तो हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, फिर जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, फिर हम लोगों ने पढ़ा है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आप अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए अगले वीडियो में। और यहीं तक आज का वीडियो रहेगा। धन्यवाद।